नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आधा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है और जो चालाक और धूर्त लोग होते हैं वो आधे सच का बखूबी से इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर इस्तेमाल करते हैं। ये जो दिमागी नक्सल हैं ये उनकी खूबी है। आधा सच बोलो, जो आधा सच सुनेगा उसको लगेगा कि बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो आधा झूठ है उसको जो है वो छिपाते हैं अपने आधे सच से। जैसे आजकल फिर से एक बार चर्चा शुरू हुई है, इससे पहले भी बीच में हुई थी, पीएम केयर्स फंड की, कि पैसा क्यों नहीं खर्च हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बताते नहीं है कहां से पैसा आया, कहां खर्च हो रहा है। 8,543 करोड़ रुपए करीब इस फंड में है और एक सरकारी बैंक में एफडी में जमा। सवाल हो रहा है कि खर्च क्यों नहीं हो रहा। पहले तो समझिए कि इस फंड का उद्देश्य समझिए और इसका इस संदर्भ में जो कुछ हुआ उसका अतीत समझिए। 1948 में बना प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड और ये फंड बना था 1948 में विभाजन के बाद, जो हिंदू पाकिस्तान से भाग कर आए थे। हालांकि सरकार ने उनको हिंदू नहीं कहा, उनको शरणार्थी कहा, आए थे, उनके रिलीफ और रिहेबिलिटेशन पर खर्च होगा। और इस फंड में सदस्य कौन कौन थे? जाहिर है कि चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर थे और तीन ही सदस्य थे इस कमेटी के, और तीसरे सदस्य आप अंदाजा लगाइए, आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। तीसरे सदस्य थे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब एक सरकारी कमेटी में एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष का क्या मामला है, क्यों होना चाहिए उसे, किस अधिकार से होना चाहिए? उस समय किसी ने यह नहीं कहा कि इसमें लीडर अपोजिशन भी होना चाहिए, किसी ने नहीं कहा कि इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी होना चाहिए या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को होना चाहिए, ऐसा या कोई जुडिशियल नॉमिनी होना चाहिए। इस तरह की कोई बात नहीं कही गई। न ये कहा गया कि कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट होना चाहिए, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होना चाहिए। तो ये तीन लोग इस कमेटी में थे। ये स्थिति अभी तक चली आ रही है। मतलब अगर आज प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड की बैठक हो, उसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठेंगे और 20 साल से ज्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रही सोनिया गांधी बैठती थी, उनको अधिकार था। लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की इसमें कोई जगह नहीं। यह नहीं कहा गया कि जो भी सत्तारूढ़ दल होगा उसका अध्यक्ष, तो भी एक बार समझ में आता कि आप जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है उसको महत्व दे रहे हैं, उसकी राय को। कांग्रेस अध्यक्ष, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। यह सिलसिला चलता रहा। 2020 में कोरोना आया, समस्या हुई, लोग परेशान थे। सबसे बड़ी मांग क्या थी उस समय? वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन की, वैक्सीन की और दूसरे जो है हेल्थ इक्विपमेंट, उनकी मांग थी। तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया ट्रस्ट बनाया। ये प्राइवेट ट्रस्ट है, सरकारी नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए। इसमें प्रधानमंत्री हैं, इसमें डिफेंस मिनिस्टर हैं, इसमें होम मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं और 2 नॉमिनेटेड ट्रस्टी हैं। एक जस्टिस केटी थॉमस और दूसरे करिया मुंडा। ये कमेटी है। अब ये इस ट्रस्ट का नाम देखिए, पीएम्स केयर। तो पीएम्स मतलब प्रधानमंत्री का, केयर CARE। इस एब्रिवेशन का फुल फॉर्म क्या है? सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी। तो मतलब कोई इमरजेंसी होगी तब उसमें नागरिकों की सहायता के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये पूछा जा रहा है कि 24-25 में सिर्फ 87 लाख खर्च हुए, उसके अलावा खर्च नहीं हुआ। क्यों नहीं खर्च हुआ? भाई सुरक्षित पैसा रखा हुआ है, सरकारी बैंक के एफडी में रखा हुआ है, वो पैसा बढ़ रहा है और जिस उद्देश्य के लिए बना है ये फंड, ये ट्रस्ट, वैसी कोई परिस्थिति आएगी तब उसको खर्च किया जाएगा। जैसे कोरोना के समय में 2000 करोड़ रुपए इस फंड से वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए उस पर खर्च किया गया। 1000 करोड़ जो माइग्रेंट लेबर थे उनकी रिलीफ और रिहेबिलिटेशन पर खर्च किया गया। 100 करोड़ रुपए वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए दिया गया। वो इमरजेंसी थी, उस समय खर्च किया गया। उसके बाद से इस तरह की कोई इमरजेंसी आई नहीं, तो इसलिए खर्च नहीं हुआ। तो ये एक इमरजेंसी फंड है
ये ऐसा कोई राहत कोष नहीं है जिसमें बाढ़ आ जाएगी तो पैसा दिया जाएगा, सूखा पड़ जाएगा तो पैसा दिया जाएगा, कहीं आग लग जाएगी तो पैसा दिया जाएगा। उसके लिए पीएम रिलीफ फंड पहले से बना हुआ है। लेकिन आपको मुद्दा उठाना है तो आपने मुद्दा उठाया कि भाई इतने 1000 करोड़ रुपए उसको खर्च क्यों नहीं किया, इससे इतने स्कूल बन जाते, इतने अस्पताल बन जाते। ये स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए नहीं है, सरकार के पास अलग अलग मदों में स्कूल बनाने के लिए भी पैसा है, अस्पताल बनाने के लिए भी। ये इमरजेंसी, कोई कोरोना जैसी या इस तरह की कोई प्राकृतिक बहुत बड़ी आपदा आ जाए, उस समय जरूरत पड़ेगी, तब कहां से पैसा आएगा, उसके लिए फंड है। और पीएम रिलीफ फंड जो बना 1948 में, उसके बाद 1991 में आपको पता है कि राजीव गांधी की हत्या हो गई, और उनकी हत्या के बाद 1991 में ही सोनिया गांधी ने एक राजीव गांधी फाउंडेशन बनाया। पीएम रिलीफ फंड से 100 करोड़ रुपए इस फाउंडेशन को दिए गए। किस आधार पर? इस फाउंडेशन को ऐसा कौन सा रिलीफ का काम करना था, कौन सा रिहेबिलिटेशन का काम करना था? लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया गांधी का बनाया हुआ फाउंडेशन था, तो इसलिए पैसा दे दिया गया। उसके अलावा तमाम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से कहा गया पैसा देने के लिए। संसद में बड़ा हंगामा मचा तो वो रुका। इसी से पहचान होती है, इस तरह के मुद्दे जब उठाए जाते हैं तो पहचान होती है कि दिमागी नक्सल कौन है। वो खोजते रहते हैं इससे मुद्दे जिन पर विवाद खड़ा किया जा सके, सरकार को, प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया जा सके। डेमोक्रेटिक तरीके हैं सरकार और प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने के, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता, लेकिन वो तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, तर्कों के आधार पर होना चाहिए। पीएम केयर्स फंड से इतनी परेशानी कुछ लोगों को क्यों है, ये समझ में नहीं आता। पीएम केयर फंड जो है वो अपने नाम से ही स्पष्ट है कि इमरजेंसी में लोगों की मदद के लिए, नागरिकों की मदद के लिए है। ये कोई सामान्य राहत कोष नहीं है। लेकिन आपको अगर बात का बतंगड़ बनाना है तो इस तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे आप। अब इस मुद्दे में जो है ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले भी कूद पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही करती रही है कि आरटीआई में पूछा जाता है तो जवाब नहीं देते। ये आरटीआई से बाहर है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है, तो जाहिर है कि उसका जवाब आरटीआई के तहत नहीं मिलता है। तो आपको बिना मुद्दे के मुद्दा बनाना है। इसका ऑडिट, चूंकि प्राइवेट ट्रस्ट है इसलिए सीएजी नहीं करती, लेकिन प्राइवेट ऑडिटर्स इसका ऑडिट करते हैं, और उस प्राइवेट ऑडिट की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। लेकिन आपको तो मुद्दा बनाना है कि इतना पैसा है और उसको खर्च क्यों नहीं कर रहे। भाई जिस मद में है, अगर डिफेंस प्रोडक्शन के लिए पैसा बजट से जाता है तो डिफेंस प्रोडक्शन में ही खर्च हो सकता है। आप कहें कि अगर वो पैसा खर्च नहीं हुआ तो आप कहें कि इसका स्कूल बनवा देते, इसका शौचालय बनवा देते, इस पैसे से अस्पताल बनवा देते। इस तरह से कोई सरकार नहीं चलती, कोई व्यवस्था नहीं चलती है। हर मद में पैसे एलोकेट किए जाते हैं उसी मद में खर्च करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एजुकेशन के मद में पैसा दिया जाए और आप कर्मचारियों की तनख्वाह बांटने लगे उससे। ऐसा बहुत बार हुआ है। तो जिस मद में जिस काम के लिए पैसा है उसी में खर्च होगा। और इस ट्रस्ट का तो नाम ही, उस नाम से ही स्पष्ट है कि किस मद में खर्च होना है। इमरजेंसी के समय, जब कोई आपात स्थिति होगी, तब इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा लोगों के हित के लिए। अब सरकार ने इससे कोई लग्जरी कार खरीद ली होती, कोई लग्जरी जो है रियल एस्टेट खरीद लिया होता, तब तो आलोचना समझ में आती है। इन जगहों पर पैसा खर्च कर रहे हैं और स्कूल अस्पताल के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। पैसा सुरक्षित रखा हुआ है, सरकारी बैंक में रखा हुआ है, एफडी में रखा हुआ, उसका ब्याज मिल रहा है। 480-89 करोड़ करीब ब्याज मिला है उसका। तो जब ऐसी परिस्थिति जिसके लिए ये ट्रस्ट बना है, ये फंड बना है, आई ही नहीं कोरोना के बाद, तो क्यों पैसा खर्च किया जाएगा? और जब ऐसी स्थिति आएगी तो फिर से कहां से पैसा आएगा? लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है। उनको मतलब है विवाद खड़ा करने से, सरकार की प्रतिष्ठा गिराने की कोशिश करना, प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करना। लेकिन कटघरे में खड़ा करो तो मुद्दों के साथ, तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ।
ये झूठे मुद्दे उठाकर, आधा सच बताकर कि भाई पीएम केयर फंड में इतना पैसा है, ये बिल्कुल सही बात है, इतना पैसा है और छिपा हुआ नहीं है, सरकारी बैंक में रखा हुआ है। क्या उस पैसे का कोई दुरुपयोग हुआ? क्या उस पैसे का कोई घोटाला हुआ? क्या उस पैसे से किसी ने निजी लाभ उठाया? जो उसके ट्रस्टी है उन्होंने उसका कोई दुरुपयोग किया? ऐसा तो कोई आरोप भी लगाने की स्थिति में नहीं है, तब भी इसका मुद्दा उठाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सदस्य नहीं, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में कांग्रेस अध्यक्ष। अब आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस की सोच क्या थी उस समय। मतलब कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि हमेशा कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रहेगी और कोई पार्टी आएगी ही नहीं, तो इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष को उसका सदस्य होना चाहिए। किसी भी सरकारी संस्था में किसी राजनीतिक दल का अध्यक्ष हो या कोई और पदाधिकारी, वो उसमें कैसे हो सकता है? लेकिन कांग्रेस ने किया। 1948 में देश का बंटवारा हुआ था, लोगों का ध्यान कहीं और था, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा लगातार, जो है लंबे समय तक, कई दशक तक कांग्रेस सत्ता में रही, इसलिए भी सवाल नहीं उठा। तो इसलिए इस तरह के मुद्दे जब उठें तो हमें थोड़ा सा उसमें खोजबीन करना चाहिए, या कम से कम सोचना चाहिए कि यह मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, इसके पीछे की नीयत क्या है, इससे किसका फायदा होने वाला है, किसके लाभ के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है और किस उद्देश्य से उठाया जा रहा है। इसके पीछे कोई जनहित नहीं है, इसके पीछे सिर्फ एक अविश्वास का वातावरण पैदा करने की कोशिश मर रहे हैं। लेकिन तथ्य इतने स्पष्ट हैं कि वो कोशिश सफल नहीं होने वाली है। लेकिन ऐसे लोग रुक जाएंगे ऐसा भी नहीं है, उनको सच से ज्यादा मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ अपने एजेंडे से मतलब होता है। और इस तरह की सोच रखने वाले ही दिमागी नक्सल होते हैं, जिनके दिमाग में हर समय खलल रहता है, खुरपेंच रहती है कि कुछ करो जिससे समस्या पैदा हो। इनके सामने आप किसी समस्या का समाधान रखिए तो वो उस समाधान में समस्या बताएंगे, किसी समस्या का समाधान नहीं बता सकते हैं। शिक्षा का मुद्दा उठाएंगे लेकिन उसका समाधान नहीं बताएंगे। ये सिलसिला 2027 तक खासतौर से और 2029 तक तो जरूर चलने वाला है, क्योंकि उद्देश्य कोई सुधार करना नहीं, किसी व्यवस्था को बदलना नहीं, सरकार को बदलना है। और सरकार को बदलने का जिम्मा केवल और केवल मतदाता के पास है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। तो उस मतदाता को प्रभावित करने के लिए, चाहे झूठ से ही प्रभावित करने की कोशिश वो हो रही है, और यह सिलसिला 2029 तक चलता रहेगा। बस बात इतनी है कि सावधान रहिए। अगर मुद्दा सही हो, अगर कहीं गड़बड़ हो रही है, कहीं भ्रष्टाचार है, तो उसके विरोध में कोई खड़ा होता है तो जरूर उसका साथ देना चाहिए। लेकिन साथ में देखना चाहिए कि असल में ये बात सही है भी कि नहीं, और जो लोग मुद्दा उठा रहे हैं उनकी नीयत क्या है। वो उस स्थिति को, उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं या उस अव्यवस्था का लाभ उठाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।